हाँ तो बेटा एक और बात देखो, एक बात अपने को याद रखनी है। मैंने आपको लैंथेनाइड तत्व और एक्टिनाइड तत्वों के बारे में सब कुछ बता रखा है कि लैंथेनाइड तत्व कितने होते हैं, 40 संख्या होती थी, परमाणु क्रमांक कहाँ से कहाँ तक होता है ये भी आपको बता रखा है, ठीक है ना। कौन से लैंथेनाइड तत्व में प्रथम तत्व है कौन सा, मतलब प्रथम लैंथेनाइड तत्व कौन सा है, प्रथम एक्टिनाइड तत्व कौन सा है, ये सब चीजें मैंने आपको बता रखी है। अब कुछ मोस्ट चीजें और मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको याद रखनी है। जो सीरियम होता है उस सीरियम का बाह्यतम कोश का, सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं, सीरियम के बाह्यतम कोश, बाह्यतम कोश, ठीक है, का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कोश सीरियम के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऐसे ही यहां भी चलेगा इलेक्ट्रॉनिक, यानी ये जो है ना वो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तीनों। ये सीरियम का बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये Yb है उसके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये एल्यूलोटियम के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो ये अपने को याद रखना, मोस्टली सीरियम का तो याद रखना ही रखना है। सीरियम के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना क्या होता है, 4f1 5d1 और 6s2। 4f में भी 1 होता है, 5d में भी 1 होता है और 6s में कितने होते हैं, 2 होते हैं। जो Yb है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में कैसा होता है, रंगहीन और प्रतिचुंबकीय। भाई Yb जो है तत्व वो जब +2 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है तो उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं 0, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 हो गया तो रंगहीन होगा, और वो कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, क्योंकि अनुचुंबकीय तो तब होगा जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। और ल्यूटियम जब +3 में होता है तब वो रंगीन होता है और प्रतिचुंबकीय होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना, Yb तो +2 में रंगीन प्रतिचुंबकीय और ल्यूटियम +3 में, ठीक है। चलो अब अगली बात कर, यहां से देखो ये समझ में नहीं आ रहा है, Yb +2 का मतलब s के 2 चले गए, ये लो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 है और f में 14 पूरा बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है नहीं, जबकि ल्यूटियम में +2 में तो 1 आ गया ना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ +3, 2 और 1 3 चले गए। अब देखो इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये ध्यान रखना कि Yb +2 ल्यूटियम +3 में कैसा होता है, रंगीन और प्रतिचुंबकीय होता है। देखो एक और बात, 3d श्रेणी में जो मैग्नीज है, 3d श्रेणी में जो मैग्नीज है वो सबसे ज्यादा परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, और इसकी मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +7, ठीक है। 3d श्रेणी में सबसे ज्यादा परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था कौन दर्शाता है, मैग्नीज, कौन दर्शाता है, मैग्नीज, Mn, मैग्नीज। और इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था भी 3d श्रेणी में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था भी कौन दर्शाता है, मैग्नीज, कितनी होती है, +8। वैसे आपसे पूछे कि डी ब्लॉक में, ठीक है ना, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन दर्शाता है, तो ओस्मियम, कितनी होती है, +8, ध्यान रखना। डी ब्लॉक में क्या पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था यही दर्शाता है, +8, ओस्मियम। ओस्मियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है +8 से ज्यादा कोई नहीं दर्शाता, लेकिन 3d में, 3d श्रेणी में सबसे ज्यादा कौन दर्शाता है, मैग्नीज, ध्यान रखना, वो क्वेश्चन बदल सकता है। लैंथेनाइड श्रेणी के सदस्य जो है बेटा वो मुख्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, लेकिन जो सीरियम होता है वो +4, एकमात्र तत्व। लैंथेनाइड श्रेणी के जो सदस्य है वो मुख्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, लेकिन लैंथेनाइड श्रेणी का एकमात्र तत्व कौन, सीरियम, जो है +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं मोस्टली वो आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं, देखो अभी मैंने आपको तत्व दे करके तो चुंबकीय गुण पूछ लिया, लेकिन वो आपको चुंबकीय गुण दे करके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, देखो 2 क्वेश्चन समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, मैंने बोला कि किसी तत्व के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 4 है, तो बोर मैग्नेटोन यानी चुंबकीय आघूर्ण होगा, चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 दे दिया और बोर मैग्नेटोन का मतलब चुंबकीय आघूर्ण पूछ रहा है, तो बोर मैग्नेटोन चुंबकीय आघूर्ण बराबर क्या होता है बता, √NN+2, √NN+2। तो अयुग्मित रखते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, तो 4 4 + 2, 4 2 6 6 चौका 24, तो √24 आ गया। अगर 25 होता तो 5 आता, तो 24 है तो 4.85 आ जाएगा, ठीक है, समझिएगा। तो ये तो निकाले, लेकिन अब वो बोले क्वेश्चन ऐसा है कि वो आपको चुंबकीय आघूर्ण ना दे,
हाँ वो आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना दे, डायरेक्ट चुंबकीय आघूर्ण दे रहा है। जैसे क्वेश्चन ये है कि एक तत्व का चुंबकीय आघूर्ण 5.85 बोर मैग्नेट्रॉन है, तो उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। अब की बार वो क्या बोल रहा है, चुंबकीय आघूर्ण दे रहा है, कितना है चुंबकीय आघूर्ण 5.85, कितना है 5.85, और फिर वो बोल रहा है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो आपको देखो क्या करना है, बोर मैग्नेट्रॉन बराबर कितना है 5.85 है। अब देखो किसी का भी चुंबकीय आघूर्ण दे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पूछे ना, तो आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट के इधर जितनी भी संख्या होती है वही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते जाएंगे। चुंबकीय आघूर्ण में जो पॉइंट होता है ना, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड बोल रहा हूं मैं, राइट नहीं, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो संख्या है वही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो बोर मैग्नेट्रॉन 5.85 है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 हो गए। कितने हो गए, 5। जैसे कि यहाँ देखो चुंबकीय आघूर्ण कितना है, 4.85 है ना, 4.85, तो पॉइंट के इधर कितना है 4, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। तो ये चीज भी अपने को याद रखनी। हाँ तो बेटा अगला अपना पॉइंट है, देखो कुछ यौगिक है डी ब्लॉक में, एक तो होता है डाइक्रोमेट, एक क्रोमेट। वैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, सोडियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम होगा तो यहाँ K2 आ जाएगा, सोडियम होगा तो Na2 आ जाएगा। पोटेशियम क्रोमेट होगा तो K आ जाएगा, K2 आ जाएगा, सोडियम होगा तो Na2 आ जाएगा। तो एक तो होता है डाइक्रोमेट और एक होता है क्रोमेट। डाइक्रोमेट होता है Cr2O7-2। डाइक्रोमेट क्या होता है, Cr2O7-2, ठीक है। Cr2O7-2 जो है उसे हम क्या कहते हैं, डाइक्रोमेट। क्या कहते हैं, डाइक्रोमेट। और जो है CrO4-2, CrO4-2 उसे हम कहते हैं क्रोमेट। डाइक्रोमेट में क्रोमियम, किसका, क्रोमियम का संकरण sp3 होता है, और क्रोमेट में भी क्रोमियम का संकरण क्या होता है, sp3 होता है। दूसरा डाइक्रोमेट का रंग जो है वो नारंगी होता है, और क्रोमेट का रंग जो है वो कैसा होता है, गुलाबी होता है। कैसा होता है, गुलाबी। डाइक्रोमेट Cr2O7-2, क्रोमेट CrO4-2। डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीजन वो संकरण sp3, क्रोमेट में भी क्रोमियम का संकरण sp3, ठीक है। डाइक्रोमेट का रंग नारंगी और क्रोमेट का गुलाबी। डाइक्रोमेट होता है अम्लीय माध्यम में स्थायी, कौन से माध्यम में, अम्लीय में, और क्रोमेट होता है क्षारीय में। डाइक्रोमेट तो अम्लीय में स्थायी होता है और क्रोमेट होता है क्षारीय में। क्रोमेट अगर क्षारीय माध्यम है तो क्रोमेट रहेगा, और माध्यम को आपने जैसे ही अम्लीय किया, क्रोमेट से क्या बन जाएगा, डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट रहेगा अम्लीय में स्थायी, जैसे आपने माध्यम को क्षारीय किया, डाइक्रोमेट किसमें बदल जाएगा, क्रोमेट में। क्रोमेट की संरचना होती है ये Cr डबल बॉन्डो और O पर -2। डाइक्रोमेट की होती है Cr बीच में एक ऑक्सीजन, इधर डबल बॉन्डो और इधर O पर माइनस। दूसरी बात, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7 तो क्या होता है, डाइक्रोमेट होता है। Cr2O7 डाइक्रोमेट होता है। अब K2 लगते पोटेशियम हो गया, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है उसका निर्माण जो है वो क्रोमाइट एसिड से होता है। कौन से क्रोमाइट एसिड, यानी FeCr2O4 द्वारा होता है। और CrO5 यानी क्रोमियम पेंटाऑक्साइड की जो संरचना वो होती है बटरफ्लाई जैसी, आपको बता रखी है, ये वाली हो गई, ठीक है। और इसमें क्रोमियम जो है वो +5 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता रखा है ना, क्रोमियम जो है वो +5 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, या +6 ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी होता है, ठीक है। हाँ बेटा अगला टॉपिक अपना पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट को कहते हैं KMnO4। पहली बात, इस पोटेशियम परमैंगनेट का जो निर्माण है वो क्षारीय माध्यम में अगर हम MnO2 का विद्युत अपघटन करवाएंगे तो हो जाएगा। यानी क्षारीय माध्यम में MnO2 के विद्युत अपघटन द्वारा किसका निर्माण होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का, और ये गहरे बैंगनी रंग का होता है। दूसरी बात, पोटेशियम परमैंगनेट कैसा होता है, गहरे बैंगनी रंग का।
पोटेशियम परमैंगनेट में मैंगनीज का संकरण sp3 होता है और sp3 संकरण होने की वजह से आकृति कैसी होती है, चतुष्फल की। अगला पोटेशियम मैंगनेट K2MnO4 और यह जो है वो हरे रंग का होता है, कैसा होता है, हरे रंग का। ठीक है, अगली बात करते हैं, एक होता है मिश्र धातु, ये मोस्ट पॉइंट है, इधर वाले ध्यान रखना। मिश्र धातु, मिश्र धातु जो होती है ना, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये, इस बार ध्यान रखना इस साल के लिए। मिश्र धातु जो है इसमें 95% लैंथेनाइट तत्व होता है। कौन सा धातु, लैंथेनाइट, और उसमें भी सबसे ज्यादा होता है सीरियम। लैंथेनाइट तत्वों में भी सबसे ज्यादा काम में कौन लिया जाता है, सीरियम, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। मिश्र धातु बोल रहा हूं, ना कि मिश्र धातु। मिश्र धातु अलग चीज होती है, मिश्र धातु अलग चीज होती है, और यह है मिश्र धातु। तो मिश्र धातु में 95% क्या होता है, लैंथेनाइट तत्व, और उनमें से भी सीरियम होता है, और 5% होता है आयरन, और कुछ अन्य मात्रा में होते हैं जैसे सल्फर, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। ये अपने को याद नहीं रखना, अपने को यही याद रखना कि मिश्र धातु में 95% सबसे ज्यादा कौन होता है, सीरियम होता है, लैंथेनाइट तत्व, और 5% आयरन। इसका उपयोग जो है वो बंदूक की गोली बनाने में और कवच के निर्माण में किया जाता है। एक होता है यूके सिल्वर, यूके सिल्वर जो है वो कॉपर और निकिल का मिश्र धातु है ना। यूके सिल्वर जो होता है ना वो कॉपर और निकिल की क्या होती है, मिश्र धातु होती है ना, कॉपर और निकिल की मिश्र धातु होती है। एक होता है वोकर प्रक्रम, वोकर प्रक्रम में किसका उपयोग किया जाता है, PDCl2, PDCl2 उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, किसमें, वोकर प्रक्रम में। वोकर प्रक्रम में किया क्या जाता है, वोकर प्रक्रम में जो कार्बन कार्बन के बीच में जो त्रिबंध है ना, एल्कीन वगैरह, उनको एल्डिहाइड कीटोन में बदला जाता है, एल्काइन वगैरह को, एल्काइन एल्कीन को एल्डिहाइड कीटोन में बदला जाता है, उसे वोकर प्रक्रम कहते हैं। वोकर प्रक्रम में PDCl2 उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तेल या वसा के हाइड्रोजनीकरण, तेल या वसा का हाइड्रोजनीकरण किसके द्वारा किया जाता है, निकिल उत्प्रेरक द्वारा। किसके द्वारा, निकिल उत्प्रेरक द्वारा। एक होता है संस्पर्क प्रक्रम, है ना, जिससे सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता है। उस संस्पर्क प्रक्रम में वैनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 का उपयोग किया जाता है, और ऑस्ट्रॉल प्रक्रम में निकिल उत्प्रेरक या गोज उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। ये अपना डी ब्लॉक वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।